नमस्कार। आपका साथी महामना मानस संतति सम्मान सभागार से आपका स्वागत करता है। M2S3 आपका अपना प्रोजेक्ट। आप महामना मानस संतति हैं, आप अनुज्ञा सत्यनारी शक्ति हैं, आप कवि के साथ कॉफ़ी हैं, आप डॉक्टर सत्या होप टॉक मीट मेंबर हैं, या आप मेरे मित्र हैं जो मुझे सुनते हैं। आप सभी को आपका महामना मानस संतति सम्मान सभागार M2S3 जो वाराणसी में सीर गोवर्धन स्थित है और जहां 16 नवंबर को एक बहुत ही विशाल कार्यक्रम करके, जिसमें बनारस से बाहर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो साथी हैं, मीट सदस्य हैं, वे M2S3 में पहुंचकर यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम अधिकारियों, जिसमें कि डॉक्टर प्रोफेसर S.N. शंखवार जी और प्रोफेसर प्रदीप कुमार गोस्वामी जी और ऐसे मूर्धन्य विद्वानों जो वाराणसी को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच में हमारे साथी आकर इस महनीय M2S3 की सभागार की इस प्रासंगिकता को बड़ा किए। सभी साथियों को, देश भर के कोने कोने से जुड़े हुए साथियों को जो उपस्थित हो सके, उनको महामना मानस संतति का एक सुंदर स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनको शाल और पुष्प और प्रमाण पत्र से सम्मानित करके इस कार्यक्रम का, इस सभागार का उद्घाटन किया गया। शाम के समय में साहित्यिक परिचर्चा और साहित्यिक गोष्ठी का अनुरोध हुआ और वह बहुत ही अच्छे तरीके से चार प्रकल्पों को लेकर 10-10 लोगों को मौका, 12-12, 15-15 लोगों को मौका देकर 4 खंड में 4 संचालकों के नेतृत्व में 4 अध्यक्षीय मंच के नेतृत्व में संपादित हुआ। ऐसे महनीय M2S3 काशी मीट बनारसिया के बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट को करने वाले स्थान M2S3 से मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस समय हमारा यह पटल विश्रामावस्था में है। हम सभी साथियों को पता है कि जब बड़ी मजबूत टीम, बहुत मजबूत टीम, जिसने बहुत उच्च स्तर का काम किया हो और जिसका अभ्यास हो प्रति दिवस, बड़ा से बड़ा उत्तरदायित्व लेकर सुनना और सुनाना, करना और कराना, ऐसी टीम जब जानबूझकर कुछ दिनों के लिए शांत होकर सुने, देखे, समझे, तो वैसी टीम, वैसा समय काल एनालिसिस का समय काल माना जाता है, पुनर्निरीक्षण का समय काल माना जाता है, आत्मनिरीक्षण का समय काल माना जाता है और शांत होकर अपनी गतिविधियों को, अपनी ऊर्जा को बचाकर किस प्रकार से आगे और बेहतर हम करेंगे, इसके लिए एक संकल्प पथ जैसा होता है। तो हमारा पटल लगभग 31 जनवरी के बाद, जिसे कि आशीर्वाद संचय कार्यशाला का नाम दिया गया था, उसके बाद यह प्रोजेक्ट डॉक्टर सत्या होप टॉक्स द्वारा चलाया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट लगभग पिछले 4 माह से, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 माह तो पूरा शांतः सुखाय और सामान्य गतिशीलताएं और जो हो सके उसी से बिना किसी उपाय चल रहा है। मैं अपने इन सभी साथियों का आभार करता हूं जो एनालिसिस खंड में, आत्मचिंतन खंड में, देख में भी जो काम, सोचने समझने का समय दिया गया है, उसमें भी शांत होकर कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। इस चेतना को स्थापित किए हुए हैं। सीखे हुए, जाने हुए, समझे हुए लोगों के बीच में सिखाने का अनगढ़ प्रयास कर रहे हैं। ऐसे सभी प्रबुद्ध लोगों को मैं प्रणाम करता हूं।
मित्रों, वर्तमान समय में 2 कार्यशालाएं अनुज्ञा कार्यक्रम में की गई हैं और ये दोनों कार्यशालाएं बहुत ही अच्छी तरीके से उस प्राण शक्ति को लौटाने में कारगर हो रही हैं, जिस प्राण शक्ति को हमारे सभी साथी महसूस करते हैं और जानते हैं। और इसमें यह दूसरी या तीसरी कार्यशाला है जिसका भी मुझे ध्यान है, जिसमें कि अपने कार्यालय का प्रथम दिवस अथवा अपनी जिम्मेदारी का प्रथम दिवस, ऐसा कुछ भाव यहाँ प्रस्तुत करना है। अनुज्ञा कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय रश्मि शर्मा दीदी, अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर वर्षा खन्ना दीदी, महासचिव और सचिव के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय महासचिव और सचिव के रूप में या जो जिम्मेदारी जो साथी उठा रहे हैं, उन सभी दायित्वों को मैं नमन करता हूं, जिसमें विशेष रूप से डॉक्टर यति शर्मा जी, तस्लीम फातिमा जी, कात्यायनी पांडे जी और जो पदाधिकारी अपने अपने नाम के नीचे अनुज्ञा या कार्यकारिणियों का नाम लिख रहे हों, उन सभी को समवेत मैं अभिनंदन करता हूं। ऐसे सभी साथी जो अपने दायित्व को अपने कलम से, अपने हाथ से, अपने मुख से अपनी जिम्मेदारी को समाज के सामने प्रकट करके रख रहे हैं, वे आभार के पात्र हैं, मेरे प्रणाम के पात्र हैं, मेरे बारंबार प्रणाम के पात्र हैं। क्योंकि समाज के सामने अपने पद प्रतिष्ठा और अपनी बात को अपने मुख से लोगों के बीच में रखना एक बड़ा कठिन कार्य है। अपने मुख से अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना या अपने पद को समाज के सामने रखना सबको शोभा नहीं देता, सब लोग इससे बचते हैं। लेकिन वर्तमान समय काल में जब परिस्थिति ऐसी है कि सभी लोग स्वांतः सुखाय और स्व पर केंद्रित हैं, ऐसे समय में यदि पद पर जिम्मेदार लोग जो हैं, वे लोग भी अगर अपना नाम और अपना पद बार बार समाज को नहीं बताएंगे या अपनी जिम्मेदारी को ही अपने नाम के नीचे नहीं लिखेंगे, तो यह एक तरह से भूलने वाली बात होगी। लोगों के बीच में बताने से स्वयं भी जिम्मेदारी के प्रति याद रहता है और दूसरे भी सचेष्ट होते हैं और अनुसरण करते हैं। नेतृत्व क्यों दिया जाता है? मित्रों, नेतृत्व इसीलिए दिया जाता है कि जब नेतृत्व देने के बाद उस पथ पर चलने वाले लोग उनको देखकर जो समझ नहीं पा रहे हैं, वे समझकर उन चीजों को उसी तरह से करना शुरू करें। इसी तरह एक फ्लैग बनाया जाता है। राष्ट्र का एक फ्लैग क्यों बनाया जाता है? एक झंडा कुछ न कुछ स्पेसिफिक रूप से बताता है कि हमारे देश की निष्ठा क्या है, हमारे देश की मूलभूत चेतना क्या है। इसलिए एक झंडा, राष्ट्रध्वज बनाया जाता है। जिस भी संस्था का जो ध्वज या लोगो होता है, उस संस्था का वह नेतृत्व करता है। उसी तरह से अनुज्ञा पटल के जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने भी पदाधिकारियों का नाम और पद लिखा गया है, उनका व्यक्तित्व इस अनुज्ञा को अनुज्ञा बनाने लायक माना गया है, तभी वे उस जिम्मेदारी पर रखे गए। हमारे मंच में अनुज्ञा की जितनी भी पदाधिकारी रहे हैं, जितने भी जिम्मेदार शख्सियत रहे हैं, वे उस कालखंड में अनुज्ञा को अनुज्ञा बनाए हैं। उस कालखंड में, उस विशेष कालखंड में अनुज्ञा को अनुज्ञा बनाने की जिम्मेदारी उनको दी गई थी और वे अपने व्यक्तित्व के अनुरूप उस अनुज्ञा को अनुज्ञा बनाए। वर्तमान में अनुज्ञा को कैसा बनना है, इस चीज को सोचकर जिम्मेदारियों का बंटवारा किया गया है। वर्तमान की जो शांत और सतत चलने वाली कार्यप्रणाली है, बहुत ही शांत तरीके से जीवन के आध्यात्मिक ऊर्जा को संवाहित करने की जरूरत,
क्योंकि अनुज्ञा एक मूल इकाई रही है इस टोटल महामना मानव संतति प्रोजेक्ट के नियमन की, उस चेतना की। और इस कारण से वर्तमान समय में एक शांत और सहज चलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर हमारे पूरे पटल को, पूरे प्रोजेक्ट को आध्यात्मिक चेतना की ओर ले जाने वाली और स्वांतः सुखाय भाव से समाज की सेवा करने वाली ऐसी धुरी को अंतर्राष्ट्रीय पदों पर दिया गया है, जिससे कि आज की अनुज्ञा, वर्तमान की अनुज्ञा कुछ ऐसे स्वचिंतन की ओर चले। हमारी जितनी भी इस समय दायित्व पर रखे हुए, दायित्व को दिए हुए जितने भी आप व्यक्तित्व देखेंगे, पूरी शांत और स्थिर मंथर गति जिसे कहते हैं, मंथर गति, जहां कदम रखा वहां रखा और धीमे 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 चलेंगे। कोई बहुत उत्तेजना नहीं, कोई बहुत प्रवेग नहीं, लेकिन ऐसा कदम जहां रखा वहां पूरी चेतना के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम, और कहीं से भी कोई ऐसा दृष्टिकोण नहीं कि हम। तो इसलिए ऐसे सभी साथियों को मैं नमन करता हूं। संकेत इतना मात्र है कि मित्रों, अपने पद, अपने नाम, अपनी जिम्मेदारी को समाज के सामने रखिए। वर्तमान की अनुज्ञा टीम के चरित्र को, अपने व्यक्तित्व को, आज वर्तमान की अनुज्ञा इकाई के दिग्दर्शन को, उनकी चेतना को वर्तमान के समाज को जानने दीजिए। वर्तमान की अनुज्ञा टीम किस दिशा में इस प्रोजेक्ट को ले जाएगी। जब मैंने कह दिया कि अनुज्ञा की टीम ही वह टीम है जो दिशा तय करती है पटलों की, जिम्मेदारियों की, आगे की क्रियान्वयन की, तो वर्तमान में मूल केंद्र में बैठी हुई रश्मि शर्मा जी, डॉक्टर वर्षा खन्ना जी, यति शर्मा जी, तस्लीम फातिमा जी, ये अपनी कात्यायनी जी और जितनी भी हमारी पदाधिकारी हैं, ये सभी साथी जो अनुज्ञा को देख रहे हैं, उनकी सहज बोध, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ चैतन्य पथ की ओर चलने वाला, एक संसार और एक विराग दोनों को एक हाथ में लेकर एक लड्डू के रूप में बनाकर चेतना देने वाला यह केंद्र बिंदु अनुज्ञा जिस तरीके से चलाएगा, उस तरीके से पूरा प्रोग्राम चलेगा। और आपको यह पता है कि मैं इसका बहुत सम्मान करता हूं। अपने पद का उल्लेख आप सब करें, यह एक जिम्मेदारी है। आपके कार्यालय का पहला दिन जब यह दिया गया है, तो इस कार्यालय के प्रति भी वही भाव, वही चेतना यह भी है। आपको अब जिम्मेदारी दे दी गई है। यह एक कार्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ यह विशाल आत्मपथ पर चलने वाला प्रोजेक्ट महामना मानव संतति मीट B5, डॉक्टर सत्या होपटाक, कवि के साथ काफी, जितने भी नाम दिए गए हैं आपको, ये सारे 365D मोड में चलने वाले, आत्मपथ पर चलने वाले, यह जिम्मेदारी है। जीवन के विभिन्न भागों में बहुत सारी जिम्मेदारियां हम सब लोगों को मिली हैं, हम लोगों ने बताया है, हम सब लोगों ने अपनी अपनी कार्यालय में पहली दिन की जिम्मेदारी को व्यक्त किया है। मित्रों, हमें पूरा विश्वास है और एक टीम जो मेरी दृष्टि में है, जिसको मैंने देखा है, पढ़ा है, काम किया है, उस टीम को देखकर मैं इस चीज की खूब प्रशंसा करता हूं कि हमारे साथियों ने इस जिम्मेदारी को भी अपनी सभी पुरानी जिम्मेदारियों, अनुभवों को साथ मिलाकर इस जिम्मेदारी को भी बहुत मजबूती से संभाला है। अपने सभी पदाधिकारियों को मैं यह कहूंगा कि जिस दिन से आपके नाम के नीचे जो जो जिम्मेदारी दी गई है और जिस प्रकार से आपने इन जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, वह अपने आप में बहुत ही गौरवपूर्ण है। और यह उस पहली जिम्मेदारी या उस कार्यालयीय जिम्मेदारी या उस परिवार की जिम्मेदारी की, जो जिम्मेदारी की बात कही गई थी, उस जिम्मेदारी से जरा भी दूसरे दर्जे का नहीं है, दोयम दर्जे का नहीं है। और इसलिए अपने सभी साथियों को मैं इस अनुज्ञा में, इस मीट B5 में, कवि के साथ कॉफी में जितनी भी पदेन जिम्मेदारियां दी गई हैं, इसको भी आप उसी तरह से मानिए। यह जिम्मेदारी है। आपको एक विजन दिया,
आपको एक सपना दिया, आपको एक स्वप्न दे दिया, आपकी आंखों में एक स्वप्न दे दिया और आपके मस्तिष्क पर एक स्पर्श दे दिया। तुम मेरे हो, तुम महामना मानव संतति हो, तुम अनुज्ञा हो, तुम्हें राष्ट्र का नेतृत्व करना है, तुम्हें चेतना पथ को लेकर आगे चलना है, तुम ही हो जिसको देखकर समाज आगे बढ़ेगा। अब इसके बाद जिम्मेदारी आपकी है। आपकी एक एक श्वास, आपका एक एक चिंतन, आपका एक एक उद्बोधन वह आहुति है जिससे देश समाज आगे निर्मित होगा। जिस पथ पर आप चल पड़ोगे उस पथ पर समाज चलेगा। यही तो है महामना मानव संतति, यही तो है वह महामना का चिंतन कि मैं राष्ट्र के ऐसे प्रबुद्ध वर्ग को तैयार कर दूं जिससे कि स्वतंत्र भारत में और वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को जब हमारा नव भारतवर्ष अपने हाथों में ले, गुलाम भारत जब बाहर निकले, गुलाम भारत की प्रासंगिकता से जब बाहर निकले, तब हमारे देश को ऐसे वैचारिक सौष्ठव और चारित्रिक सौष्ठव को रखने वाले व्यक्तित्व अपने पास रहें जिनको लेकर भारत नव भारत बने। आज जब आप महामना मानव संतति के रूप में एक वैज्ञानिक के प्रयोग के साथ जुड़कर महामना मानव संतति की चेतना को लेकर चल रहे हैं, तब तो वही भाव है कि आपका व्यक्तित्व इस लायक मानकर कि आपने एक संकल्प लिया है कि हम चलेंगे, हम बढ़ेंगे और राष्ट्र निर्माण की इस योजना में, महामना की योजना में, भले ही महामना आज नहीं है इस धरा पर, लेकिन महामना के चिंतन को पुनः प्रकाशित करने वाला, उसको विषय बनाने वाला एक साथी तो है जो उसी प्रांगण से बिलोंग करता है, उस प्रांगण की धूल मिट्टी में सना बसा हुआ है और वहां रोज प्रणाम करता है महामना को, और महामना की पूर्व की और वर्तमान की कार्यप्रणाली को दोनों को देख रहा है और ऐसे चिंतन में राष्ट्र की आवश्यकता को महसूस कर रहा है। और मुझे अपने साथ लेकर अपने प्रोजेक्ट में, उसके अपने विजन के प्रोजेक्ट में एक पद प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी देकर मेरे हाथों को मजबूत करके चाह रहा है कि अब महामना चिंतन के अनुसार आगे का राष्ट्र, 2027 का राष्ट्र, 2030 का राष्ट्र, 2035 का राष्ट्र कैसा हो, वैसी परिकल्पना पर काम कर रहा है। तो मित्रों, यह क्या किसी एक कार्यालय से कम है? कार्यालय की नौकरी कितने वर्षों की है? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल। जल्दी नौकरी लग गई तो 65 साल, 70 साल का रिटायरमेंट है। अगर मान लीजिए 65 साल का भी रिटायरमेंट है, 20, 21, 22 में नौकरी लगी तो 40 साल। 40 साल के कार्यालयी जीवन की जिम्मेदारी को करने के लिए, नौकरी करने के लिए और उससे कुछ आय प्राप्त करने के लिए हमारे साथियों, हम सब लोग कितनी जिम्मेदारी से काम करते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश के साथ मीट सदस्यता में बार बार यह याद कराया गया कि आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या है, आपका ज्वाइनिंग मंथ क्या है। आप डायरी सत्याहोप की डायरी पर वह तारीख लिखिए कि आप क्या हैं, और इसके पश्चात आपको चला दिया गया है इस रास्ते पर, और कुछ कुछ जिम्मेदारियां बीच बीच में परिवर्तित करके दी जा रही हैं और राष्ट्र निर्माण की इस योजना में आपको सहभागी बनाया जा रहा है। यही तो है कार्यालय, और यही तो है आत्म नियंत्रण से चलने वाला वह कार्यालय जिसकी कोई विराम दिवस नहीं है। उसमें कोई न विराम दिवस है, न कोई छुट्टी दिवस है, और न कहीं से किसी को निष्कासित करना, हटाना बढ़ाना कुछ नहीं, हटाना बढ़ाना कुछ नहीं है। जिस दिन धराधाम से छूट होगी उस दिन भी यह वीडियो चलेगी। अगर वीडियो संरक्षित रही डिजिटल प्लेटफॉर्म में तो यह अपना काम करती रहेगी, राष्ट्र की चेतना के लिए अपनी आहुति देती रहेगी। यह हमारा वह क्लोन डेवलप हो रहा है जो हमारे होने तक तो होगा ही, हमारे न होने पर भी हमारी बातों को समाज के सामने रखता रहेगा। जिस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए यह कार्य हो रहा है वह हमारे होने तक तो है ही, उस पर वर्तमान में जो कुछ चिंतन आएगा तो उसको हम परिवर्तित करके, सुधार करके देंगे ही। और जब ऐसी स्थिति में नहीं रहेंगे कि उसमें हम कुछ परिवर्तन कर सके, मतलब कि हमारी पूर्ण आहुति हो जाएगी इस जीवन से, तब भी यह कार्य चलता रहेगा इन वीडियोज के माध्यम से। यदि
यह डिजिटल इंडिया रहा तो ऐसे कार्यपथ पर चलने वाले हमारे साथियों, आपके द्वारा तो जो संसार सागर का काम किया जा रहा है, महामना संतति का काम किया जा रहा है, राष्ट्र चेतना का काम किया जा रहा है, वसुधैव कुटुंबकम काम किया जा रहा है, आध्यात्मिक चेतना का काम किया जा रहा है, यह तो मनुष्यता के सर्वांगीण विकास के लिए पूरे विश्व में बैठी हुई शक्तियों को आत्मनियंत्रित करके चेतना देकर चलने चलाने का काम हमारे और आपके कार्यालयी जीवन से बहुत बड़ा है, बहुत उच्च स्तर का है। मित्रों, आपके बीच में जो व्यक्ति बोल रहा है वह किसी एक संस्था या एक चीज के लिए प्रतिबद्ध नहीं, बल्कि हर उस चीज के लिए लगातार चलने वाला व्यक्ति है, जिसने जो जिम्मेदारी अपने हाथों में ली है, यदि वह अपने मन में खुश रहा है तो सबके प्रति न्याय करने की कोशिश किया है। मैंने अपने कार्यालयी जीवन को अगर मुझे शब्दों में बयान करना हो तो मैं यही कहूंगा कि 1 सितंबर 2008 को मुझे वैज्ञानिक के रूप में नेशनल फैसिलिटी फॉर ट्राइबल एंड हर्बल मेडिसिन नामक केंद्र में दायित्व मिला। मेरा सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू और इसके बाद परीक्षा भी हुई थी, परीक्षा के बाद इंटरव्यू और सारा सिलेक्शन के बाद 1 सितंबर 2008 को मैं ज्वाइन किया। वैज्ञानिक के रूप में या पीएचडी कर्ता के रूप में, शोधार्थी के रूप में भी जो जीवन रहा वह भी एक तरह से संघर्षमय रहा, क्योंकि मेरे अपने गुरुदेव की इच्छा थी, जो भी इच्छा थी वैसा शोध मैं न कर सका और उस कारण से मुझे अपने मन से ही सारा मेहनत करना पड़ा। इवन उन्होंने सिग्नेचर के अलावा कुछ नहीं किया, बल्कि सिग्नेचर के अलावा भी कठिन परिस्थितियां उपस्थित की, तो उसके बाद भी मुझे उसे सेव करना पड़ा, बचाना पड़ा स्वयं को। और मैंने स्वयं को मतलब बनाया है, पीएचडी भी मुझे स्वयं से ही करनी पड़ी, कोई सुपरविजन नहीं, बल्कि विरोधाभास झेलकर मैंने इसको प्राप्त किया है। तो काम करने की जिम्मेदारी जिसे कहते हैं, वो पढ़ने का काल था, वो स्टडी का काल था। पीएचडी का काल स्टडी का काल माना जाता है, लेकिन वह भी मेरे लिए नौकरी ही बनकर रह गया। क्यों? क्योंकि मुझे खुद से निर्णय करना था, खुद से सोचना था, खुद को लिखना था, खुद को प्लान करना था और उसे सिद्ध करके दिखाना था समाज को। तो मैंने 2003 से ही आप मानिए कि मैं नौकरी में आ गया। पीएचडी का काम भी मैं अपनी नौकरी का ही काम मानूं। उस समय भी वेतन के रूप में जो मिल रहा था वो तो मिल ही रहा था, तो वह भी एक जिम्मेदारी थी कि इस पीएचडी को कर लिया जाए। इसके पश्चात जब नौकरी में हम आ गए तो यह जो केंद्र है इसमें भी एक जिम्मेदारी लिखित रूप से मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से कि यह इस्टेब्लिशमेंट का काल है। 2008 से लेकर 3 सालों तक एक इस्टेब्लिशमेंट फेज था कि यह केंद्र निर्मित होगा। जैसे कि किसी व्यवस्था को बनने का जो समय होता है, उस व्यवस्था को बनने में ही कुछ वैज्ञानिक रखे जाएं, कुछ शोध के रूप में व्यक्ति रखे जाएं जो इस संस्था की मूलभूत चीजों को बनाएं, कल्पित करें, उन पर काम करें और उसको करके दिखाएं और फिर यह संस्था हमेशा के लिए चलती रहे। ऐसा कुछ करके यह विजनरी प्रोग्राम एक तरह से डिपार्टमेंट नेशनल फैसिलिटी दी गई थी और है, और इसमें मेरी नियुक्ति जो है 2008 1 सितंबर को हुई। तो इसका मतलब केवल बनी बनाई व्यवस्था में काम करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं रही, बल्कि उस व्यवस्था का इस्टेब्लिशमेंट मुझे ही करना था, स्वयं उसका सहभागी होना था अपने गुरु लोगों के साथ। और मैं सत्य कहूं तो यह है कि वर्तमान में या पूर्व में भी जो साइंटिफिक प्रोग्राम या साइंटिफिक चीजें इस्टेब्लिशमेंट के लिए आई, वे मात्र खरीद फरोख्त और इन चीजों को करने के पश्चात समय रहते उसका पटाक्षेप करके फाइल क्लोज करने वाली रही। और इसी मानसिकता के साथ शायद इसका भी नियंत्रण करने के भाव यहाँ के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लोगों का रहा होगा,
क्योंकि जो बातें उस एस्टेब्लिशमेंट फेज के पूर्व में जो कमिटमेंट थे, उनके प्रति जो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, वह मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ी। और इस कारण से वह भी जिम्मेदारी मेरी हो गई कि जिस प्रकार से मैंने अपनी पीएचडी को बचाया, उसी तरह से इस नेशनल फैसिलिटी का जो लिखा हुआ आत्मबोध का काम था कि नहीं, यह होना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट, उस एस्टेब्लिशमेंट को करने में मैं लग गया। नौकरी नौकरी की तरह नहीं, बल्कि नौकरी नौकरी के बाप की तरह हो गई। मुझे वह काम नहीं करना कि मुझे दिया जाए वह ठीक है कर दिया जाए, बल्कि इस संस्था को बचाना, बढ़ाना, इसको संरक्षित करना, इसको बचा लेना, यह भी दायित्व मेरे ऊपर आ गया। तो जो मैच्योरिटी का लेवल था कि वैज्ञानिक के रूप में जो काम करना था, जो चीज चिंतन करके उस चीज को, उसको, उस एस्टेब्लिशमेंट को बनाए रखना, बचाए रखना, उसको आगे बढ़ाना, वह हो गया। तो मेरा जुड़ाव पदेन अधिकारियों के साथ रहा। प्रोजेक्ट कैसे लिखा जाएगा, कैसे इसके प्रपोजल्स बनेंगे, कैसे यह अनुमन्य होंगे, कैसे स्वीकृत होंगे, इन चीजों में मेरा दिमाग और मेरी ऊर्जा लग गई। पहले दिन से ही मुझे यह समझ में आ गया कि मुझे यह जिम्मेदारी मुझे ही लेनी पड़ेगी। जो मुझे सेलेक्ट करने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि गलती से सिलेक्शन हो गया इस लड़के का, इस आदमी को सेलेक्ट ही नहीं होना चाहिए था। अगर यह आदमी आ गया है तो अब तो ये खत्म नहीं हम कर पाएंगे इस चीज को। और यह सत्य मैंने अपने कानों से सुना है। बहुत सारे अधिकारियों ने यह बात कही कि गलत सिलेक्शन हो गया। सत्यप्रकाश का सिलेक्शन होना ही गलत हो गया इस प्रोजेक्ट में, इस संस्था में, इस व्यवस्था में। अन्यथा जो मूल उद्देश्य था हमारा कि हम इसका बनाएंगे, करेंगे और इसको निपटा देंगे समय रहते, फिर नया प्रोग्राम लिखकर नई प्रोजेक्ट, नई एस्टेब्लिशमेंट प्रोजेक्ट ला देंगे और फिर और पैसे मांगेंगे और खर्च करेंगे, वह नहीं हो पा रहा है। सत्यप्रकाश का सिलेक्शन ही गलत हो गया, गलत आदमी आ गया सिस्टम। तो मैं वह गलत आदमी हूं जो लिखा है, जो शब्द लिखा है उसे जीने के लिए जीना पड़ेगा, वैसा आदमी मैं हूं। और मैंने अपने कार्यालय को उसी हिसाब से चलाया। एक बार जो लिख दिया, जो लिख गया, वह करना ही पड़ेगा, इस भाव से चलाया। मतलब 3 साल बाद जो चीज परमानेंट होकर चीजों को आगे नेक्स्ट लेवल लेकर जानी थी, वह चीजें वो लोग चाह रहे थे कि इसको अब बंद करके नई चीजें और बड़ा विस्तार 10, 20, 50 करोड़ और मांग कर उसको किया जाए। और उसके बीच में मैं खड़ा हो गया कि ना, पहले 7.5 करोड़ रुपया जो आया है भारत सरकार की तरफ से, पहले उसको एस्टेब्लिशमेंट करिए, इस कमिटमेंट को फुलफिल करिए, इसके बाद ही आप 25, 30 करोड़, 50 करोड़ मांगेंगे और उसके लिए हम तैयार हैं। गवर्नमेंट का पैसा ऐसे आता रहे और ऐसे चलता रहे, ऐसे नहीं चलने देंगे। एक खरीद फरोख्त का खेल नहीं चलने देंगे। और इस कारण से मैं एक दुराग्रही भी माना गया। सिस्टम जिस हिसाब से चलता है वैसा चिंतन मेरा नहीं था। तो यह एक केंद्र के बाप के रूप में भी मेरी जिम्मेदारी हो गई। और वह 17, 18, 30, 40 परिवार जो समय समय पर रहे, आज 17 परिवार हैं, उनकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। अपनी नौकरी करना और अपनी नौकरी को बचाना दोनों बात है, और उस नौकरी के लिए आगे बढ़ाना वह भी। तो यह सारी जिम्मेदारी। तो मेरा कार्यालयी अनुभव बहुत दूसरे तरह का रहा। मेरा कोई बॉस नहीं रहा, मेरा कोई जो बॉस रहा वह मेरा साथी रहा। अगर वह सहयोगी बना तो सहयोग मैंने किया, अगर वह निपटाने की कोशिश किया तो मैंने उसके निपटाने पर अपनी ऊर्जा लगाई। और बहुत सारे लोग इसके शिकार भी हुए। तो इस तरह से मेरा मैं जो है बड़ा मजबूत होकर निकला। मैं जो कह रहा हूं वही होना चाहिए, यह भाव। तो वह शिशु का भाव जो है मुझे नहीं मिला। वह जो पोषण, वह जो मिलनी चाहिए थी, एक बालक को एक निश्चिंतता मिलनी चाहिए थी, अपनी चेतना से नवीन कार्य करना चाहिए था, वह तो बच्चा पैदा होते ही अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित हो गया, आत्म सुरक्षा, और उसको बाप बनना पड़ा। तो यह है यात्रा मेरी कार्यालयी। पीएचडी के दौरान भी यही हुआ। पढ़ने का अवसर नहीं मिला, बल्कि पीएचडी करना है और करना है, उसे बचाना है, यह मिला। और जिम्मेदारी नेशनल फैसिलिटी की मिली तो एस्टेब्लिशमेंट की थी ही प्रोजेक्ट, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट फेज में उसको खाने और लूटने वालों की जब देखा तो उसके लिए भी अपना जो है, जो कहा जाता है कि प्रहलाद को रक्षा करने के लिए हिरण्यकश्यप एक नवीन
जो हिरण्यकश्यप था उसकी प्राण लेने के लिए जो नरसिंह अवतार था, वह क्या थे? वह पुरुष थे, मनुष्य थे कि जीव थे, पशु थे, वह नहीं भेद हो सका। राक्षस थे कि देव थे, नहीं हो सका। तो ऐसी भूमिका में मुझे काम करना पड़ा और कर रहा हूं, आज भी कर रहा हूं, क्योंकि जो शक्तियां हैं वह अभी भी लगातार संघर्ष कर रही हैं, वो चीजें अभी भी लग रही हैं। तो वो जो नरसिंहावतार है, प्रहलाद की गोद में प्रहलाद बचे रहें और सुरक्षित रहें, और जो है प्रहलाद बचे रहें और हिरण्यकश्यप जैसे राक्षसों का अंत हो, ऐसी ऊर्जा। तो एक स्टाफ भी हूं, नियुक्तिकर्ता के रूप में भी समझिए कि इसकी रक्षा कर रहा हूं, इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज भी हूं, सिस्टम का भाग भी हूं और सिस्टम के ऊपर भी हूं, कोर्ट में भी हूं, कचहरी में भी हूं, राजनीतिक रूप से भी हूं, राजनीतिक गलियारों में भी जाकर उठना बैठना, इसलिए क्योंकि इसकी रक्षा करनी है, इस नेशनल फैसिलिटी की रक्षा करनी है। अब सोचिए कि आपके हृदय में जो धड़कन है, आपको पता चल जाए कि आप ही इसको, हृदय के धड़कन को चला रहे हैं, वरना यह धड़कन रुक जाएगी। तो आप सोचिए आप क्या होंगे? आप बिना थके उसको चलाते रहेंगे, उस पंखे को, कि भैया हृदय की धड़कन बंद हो जाएगी, नहीं तो हम इसको चलाते रहें। अब मेरी स्थिति वही हो गई है कि इस नेशनल फैसिलिटी को अगर हाथ का ऐसा फेरा नहीं लगाएंगे तो यह नहीं। जैसे कह दिया जाए कि प्रभु उतनी ही सांस देंगे जितनी कि आप माला फेरेंगे, तो आपका हाथ कभी रुकेगा? आपका हाथ चलता रहेगा। भी चलते रहो, क्योंकि प्रभु देख रहे हैं। माला नहीं फेरा तो यह प्राण रुक जाएगा। तो ऐसे कार्यालयीय अनुभव को मैंने रखा है कि भाई जब तक माला मैं न फेरूंगा तब तक ये नहीं चलेगा। ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे डेली वेजर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशनिंग होती है, लेकिन उनका वह नियंत्रण नहीं होता कि वे संस्था को रेगुलेट कर दें या प्रतिबद्ध कर दें, मजबूर कर दें कि नहीं आप। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिस्टम के साथ भी और सिस्टम के विरोध में भी खड़े होकर चीज़ों को नियंत्रित करते हैं। ऐसा कार्यालयीय अनुभव मुझे मिला है। 2014 से मैं हाई कोर्ट चला गया। इस कार्यालयीय व्यवस्था के खिलाफ की जो चल रहा है वह ठीक नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा, इसको सही करके चलाइए। तो मैं एक प्रतिपक्ष में भी बैठा हुआ एक सिपाही हूँ इस संस्था के लिए। तो मेरा वह भी अनुभव अब 10-15 साल का हो गया, 10-11 साल का हो गया, 12 साल का, कोर्ट का भी। तो यह भी मैं देख रहा हूँ, आगे अभी भी उसकी रक्षा कर रहा हूँ, चला रहा हूँ। ऐसे कार्यालयीय अनुभव है। 2020 में मैंने इस कार्यालय का निर्माण कर दिया, जिसमें कि अब मुझे वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय का वह जो अनुभव, जो चीज और बाद की जरूरतें देश की जो हैं, वो जो मुझे करना था, मेरे लिए एक लैब बननी थी। एक लैब बन गई है कि मेरे चिंतन से जोड़कर मैं लोगों को चिंतन कर दूंगा और समाज को निर्मित करूंगा। उसको लेकर मैं 2017-20 से चल रहा हूं। कहां तक से जहां तक की यात्रा का पेज हो, कवि के साथ काफी का प्रोजेक्ट हो, मिड 5 का प्रोजेक्ट हो, सबकी तारीख अलग अलग लिखी हुई है। सबको पता है किस तारीख को कौन सा प्रोजेक्ट इजाद हुआ, मेरे मस्तिष्क में आया, मैंने उसको लिखा। सब सोशल मीडिया पर लिखा है, डेट वाइज लिखा है, मिनट वाइज लिखा है कि कितने बज के कितने मिनट पर यह निर्माण हुआ है। क्योंकि मैं कॉपी पेन लेकर निर्मित नहीं करता, मैं तो सोशल मीडिया पर सीधे लिखता हूं। तो इसलिए जो कुछ जब लिखा गया है वह उस दिन प्रोजेक्ट किया गया है और वह उसी दिन से संचालित हो रहा है। तो आज कहां तक से जहां तक की यात्रा का जो पेज है वह बता सकता है आपको कि कब मैंने विश्वविद्यालय की परिधि में रहते हुए भी विश्वविद्यालय की परिधि को बड़ा करने के लिए अपने चिंतन के हिसाब से समाज को वैज्ञानिक ऊर्जा से भरने के लिए चल पड़े और आज तक चल रहे हैं। और हमारे साथियों की संख्या, उनकी गुणवत्ता दिन प्रतिदिन उन्नत होती जा रही है। बहुत मजबूत होकर बड़े, नए और पुराने सभी साथी मिलकर काम कर रहे हैं। आज मैं उस नेशनल फैसिलिटी के दायित्व में रहते हुए भी, और जो चीज मुझे समझ में आती है कि जिसमें कि राष्ट्र निर्माण, स्वास्थ्य और बाकी चीजों पर काम साथ साथ हो सकता है, उसको मैंने लिखा है और वह चीजें मैं चला रहा हूं। मुझे इंतजार है कि यह पन्ना जो डॉक्टर सत्या होपडाक के रूप में यहाँ लिखा हुआ है, यह धरातल पर और असरकारी होगा और मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा। मुझे विश्वास है कि मैं इसको करूँगा। यह भी एक कार्यालय है मित्रों, यह भी एक ऊर्जा का स्रोत है। इसको समझिएगा, इसको लेकर चलिएगा। जितने भी प्रोजेक्ट और जितने भी आयाम हमारी साथियों ने दिया है,
या हम कराए हैं उसका ध्यान रखिए, चलते रहिए, चलाते रहिए। निश्चित रूप से यह एक भाग्यशाली पथ है जिस पर हम लोगों को काम करने का मौका मिला है। ठीक है, मैंने लिखा है, लेकिन जब से आप इसके हित साथी हुए हैं, तब से आप हैं। चूंकि मेरा कार्य का अनुभव थोड़े अलग तरीके का है, इसलिए मेरी बातें रुक्ष हो जाती हैं, कठिन हो जाती हैं, क्योंकि वही सिखाया गया है मुझे, वही मैंने सीखा है। अगर वह नहीं करता तो मैं जैसा हूं वैसा नहीं रहता, और जिस स्थिति में हूं वैसा नहीं रहता। इसलिए मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन उसमें एक हद से ज्यादा परिवर्तन नहीं हो सकता। आप सोचिए, जिसको 23 साल तक युद्ध करना हो, 23 साल तक जिसको युद्ध ही करना हो, वह व्यक्ति युद्धवादी हो जाएगा, युद्धवादी हो जाएगा। वो व्यक्ति हंसेगा भी तो लगेगा कि निश्चित रूप से कोई षड्यंत्र कर रहा होगा। उसके साहस और उसके प्रेम को स्वीकार करने के लिए भी उस पर शंका की जाएगी कि ये तो कोई बात होगी। इसीलिए मित्रों, ऐसा नहीं है। युद्ध क्षेत्र में भी खाना पीना होता है। भले ही यह जीवन युद्ध मेरा रहा है, लेकिन मैं आपको उतना ही प्रेम करता हूँ जितना करना है, और मैं बहुत नमन करता हूँ अपने सभी साथियों को। माँ अपने बच्चे को नहीं मार सकती। मैंने यह सीखा है। मैंने गुरुओं का सम्मान भी खूब किया है। मेरे जितने भी नियुक्ति करता है, भले ही वे लूट कांड के शिकार होना चाह रहे हुए हों, लेकिन मैंने उनकी आंख में आंख डालकर उनके साथ नम्र भाव से भी काम किया है। और आज भी अगर मुझे विश्वास है कि वह धरती पर अगर हैं तो वे मेरे लिए लिखेंगे। ऐसे लोग हैं, उसमें बहुत सारे नाम। प्रणाम, मैं चल रहा हूं।